हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बहुत ही प्यारे प्यारे 4 कमेंट शेयर करूंगी जिन लोगों का रिकवर हो रहा है। उनका एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। साथ ही लूंगी आप लोगों के सवाल जो आपने मुझसे रिसेंटली पूछे हैं। तो बने रहिए एंड तक मेरे साथ, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और उसमें जो सबसे पहले कमेंट मैं लूंगी, ये जैदी ट्रेंडी फैशन करके आईडी है, ठीक है, इंस्टाग्राम पे। और ये यूट्यूबर भी हैं और ये अपना बुटीक चलाती हैं। तो इनका जो प्रॉब्लम है, अब जिन लोगों को सिलाई का काम रहता है उनको पता होगा कि ये दिक्कत बहुत ज़्यादा टाइम तक बैठने से भी हो जाती है। और मतलब बहुत सारे रीज़न होते हैं, लेकिन जब हो जाती है उसके बाद अपने काम को कंटिन्यू करना, खासकर वो काम जिसमें आपको लंबा सिटिंग लगता है या झुकना पड़ता है, नीचे बैठना पड़ता है, उसमें प्रॉब्लम बहुत आती है ना। तो मेरी इनसे इंस्टाग्राम के थ्रू ही बात हुई थी। और इनका अभी जो कमेंट आया है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, मुझे पढ़ के बेहद खुशी हुई। क्योंकि मैं तो सिर्फ आप लोगों को वो बताती हूँ जो लाइफस्टाइल आप लोगों को करना है ना। जो इस तकलीफ में है, जो इस प्रॉब्लम में है, और जिनको लग रहा है कि यार 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, इससे ज़्यादा भी सालों से किसी को अगर दिक्कत है तो वो बोलते हैं कि क्या ही होगा, है ना, अब क्या ही हो सकता है। लेकिन वो जो एक छोटा सा स्टेप है ना, जहाँ से शुरुआत होती है, वो जो स्टेप है अगर हम एक बार ले लें, अपने लिए ही लेना है, अपने आप को दर्द से बाहर रखना है ना। तो उस टाइम पे आपको वो छोटा सा स्टेप भारी लगेगा, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप जब धीरे धीरे चलते रहोगे और आपको रिलीफ आएगा, तो फिर आप वाकई आप बहुत खुश खुश हो जाएंगे ये देखकर कि मुझे रिलीफ आ रहा है। फिर आप आगे सब कुछ करेंगे जो मैं बताती हूँ। वो मुझे पता है कि स्टार्टिंग में सब सुनते हैं, जैसे सुनते ही हैं, यूट्यूब पे तो बहुत सारी वीडियोस हैं, आपको पता है, सुनते हैं तो लगता है कि चलो ये भी करके देख लेते हैं। वही करना है बस, अगर किसी को अभी तक रिलीफ नहीं आया है ना। बहुत ध्यान से सुनिए। अगर कोई लोग नए हैं मेरे साथ जुड़े हैं, तो उन लोगों को जो भी चीज़ें मैंने की हैं वो वीडियोस ऑलरेडी बनाई हुई हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में वो आपको लिंक मिल जाएंगे वीडियोस के, उन्हें देख सकते हैं, या फिर मेरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी स्लिप डिस्क रिलेटेड मेरे चैनल पे, वहाँ जाके वो उन चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, मेरी आईडी भी डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए आज उनका कमेंट मैं पढ़ रही हूँ आपको। उन्होंने लिखा है 1 मंथ हो चुका है आपकी जो मेडिसिन जो आप बताती हैं वो खाते हुए, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक रिलीफ मिला है, या फिर ये कहूँ 80% पेन खत्म हो गया है। 20% होता है झंझनाहट के साथ जब खड़ी होती हूँ या चलती हूँ। तो 1 महीने में अगर इतना रिलीफ है कि 5 साल की प्रॉब्लम थी और उसमें इतना रिलीफ है, तो मैं तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट मानती हूँ। क्योंकि मुझे 80% तक रिकवरी मेरी 1 साल में हुई थी। और यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं कि मेडिसिन आप चाहे जो भी ले रहे हो, उसके साथ लाइफस्टाइल प्रिकॉशंस और मसाज और सिकाई वो बहुत ज़रूरी है, जो आप अपने आप से कर सकते हो घर पे। तो ये इन्होंने किया है। हालांकि जो मेडिसिन मैंने ली है वो मैंने बता रखी है, पर फिर भी कुछ कोई भी मेडिसिन बिना किसी को कंसल्ट किए मत लीजिए, मेरा यही कहना है। क्योंकि आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी में पता नहीं कितनी तरह की प्रॉब्लम्स और होती हैं, तो हर किसी के लिए हर चीज़ इक्वल नहीं होती है। तो गाइडेंस बहुत ज़रूरी है, ठीक है, किसी की गाइडेंस नहीं लीजिए। फिर इन्होंने लिखा है कि अभी भी कुछ गलतियां हो रही हैं मुझसे ड्यू टू माई वर्क, बिकॉज घर को और अपने काम को मुझे खुद ही देखना पड़ता है। आपकी गाइडेंस ने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। अदरवाइज लास्ट 5 ईयर्स से मैं यही सोचती थी कि अब पूरी ज़िंदगी इस दर्द के साथ बितानी है। आप समझ गए हो कि मैं क्यों कहती हूँ कि उम्मीद अपनी बना के रखिए, वरना तो फिर कोई आपको उम्मीद आपके लिए करेगा ही नहीं। आपको कहीं से हेल्प मिलेगी ही नहीं अगर आप खुद की हेल्प नहीं कर सकते, ठीक है। तो जब कहीं से रिलीफ नहीं आता तो इंसान यही सिचुएशन में आ जाता है, उसे लगता है कि अब सारी जिंदगी इस तकलीफ के साथ ही बितानी है, पर ऐसा नहीं है, ठीक है। इन्होंने लिखा है कि जिंदगी बहुत भयानक लगने लगी थी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, टेंशन अलग थी, बट अभी बहुत सुकून है। इस तरह से लोगों की हेल्प करके आप बहुत नेक काम कर रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको सिर्फ शुक्रिया कहना बहुत छोटा सा लग रहा है,
मुझे काश मैं आपके किसी काम आ सकूं। अल्लाह आपको और आपकी फैमिली को सेहत और तंदुरुस्ती, इज्जत और कामयाबी दे। बहुत बहुत शुक्रिया दुआओं के लिए। देखिए, मैं सिर्फ थोड़ी सी छोटी सी कोशिश करती हूँ। मैं बहुत कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं छोटी सी कोशिश करती हूँ। क्योंकि मैं बताऊँ तो मेरा खुद का जो काम है, जो मेरा अपना काम है, उसमें मेरी अपनी कंडीशन को देखते हुए मैं बहुत ज़्यादा वर्कलोड नहीं लेती हूँ। लेकिन फिर भी जितना हो सकता है उतना करती हूँ, है ना। बच्चे भी हैं, पढ़ाई है बच्चों की, घर के काम है, और भी मुझे जो कुछ मुझे करना है, मुझे जिस चीज़ का शौक है वो भी मैं करने की कोशिश करती हूँ। पर ये काम जो है ना, ये बस इसीलिए कि शायद ऊपर वाले ने मुझे ये नसीब में मेरे मतलब मुझे दिया ही इसलिए कि मैं किसी को हेल्प कर सकूं। तो मैं बहुत सारा कुछ तो नहीं, पर छोटा छोटा जो मैं कर सकती हूँ वो मैं करती हूँ। हर किसी से बात नहीं कर सकती हूँ, पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन ये है कि जो भी चीज़ मैंने की है, अगर कोई वीडियोस ही देख ले अच्छे से तो समझ आ जाता है ना। तो करना आप ही ने है। आपको अपनी लाइफस्टाइल को सबसे पहले चेंज करना है, साथ में अपने प्रिकॉशंस को, जब लाइफस्टाइल चेंज करेंगे और प्रिकॉशंस को मेंटेन करना है, प्रिकॉशंस नहीं छोड़ना है। एक अच्छे लंबे टाइम तक वो करिए, क्योंकि मैंने वैसे ही किया है ना। और फिर जो मेडिसिन आपको शूट करे, सबसे पहले तो न्यूरोसर्जन को दिखाइए, मेरी यही सलाह होती है। न्यूरोसर्जन को दिखाइए और मेडिसिन वहां से स्टार्ट करिए जिनको अभी अभी हुआ है। पर प्रिकॉशंस को लाइटली मत लेना, मैंने भी किया था गलती। और नॉर्मली सारे पेशेंट करते हैं जिन्होंने इस बीमारी के बारे में सुना नहीं है। वो सोचते हैं कि सिर्फ दवाई खाएंगे तो हम ठीक हो जाएंगे, पर ऐसा नहीं होता है। जब डॉक्टर कहता है ये काम नहीं करने हैं, तो वो काम नहीं करने हैं, है ना। और फिर जो चीज़ें मैंने बताई हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो मैंने इम्प्रूव की हैं, अपने डेली लाइफ को मेंटेन किया है, काम किए हैं, घर के सारे किए हैं, तो उस तरीके से करके चलेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक बात और है कि जैसे हर किसी की जिंदगी अलग है। जैसे मैं न्यूक्लियर फैमिली, मतलब सेपरेट फैमिली है, अलग घर है। कोई जिसकी कंबाइंड फैमिली है, ऐसा कुछ मेरे साथ नहीं है, तो मेरा काम अलग है ना। किसी की कंबाइंड फैमिली है, कंबाइंड फैमिली में सपोर्ट सिस्टम भी होता है, वहाँ पे कुछ सपोर्ट भी मिलेगी तो टेंशन भी होती है। तो उन चीज़ों को अपने हिसाब से मेंटेन करना है। कुछ शहर की लाइफ जी रहे हैं तो कुछ गांव में रहते हैं, चाहे वो अकेली फैमिली हो चाहे वो कंबाइंड फैमिली में हो। तो सबकी लाइफ थोड़ी अलग है। बस ये है कि थोड़ा सा अपना भी दिमाग का यूज़ करना है ताकि आपको रिलीफ आ सके। आप अगर खुद ठीक होंगे तो फिर आप सारी चीज़ें अच्छे से कर पाएंगे। और लेडीज़ का मैं जहाँ तक कहूँ, देखिए जेंट्स को कमाना पड़ता है, उनके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। परिवार उन्हीं के उससे चल रहा है, कमाई से। लेकिन लेडीज़, अगर लेडीज़ ही ना करने वाला लायक हो तो जो कमाई आई है वो भी उसका रोटी बना के कौन देगा। अगर लेडीज़ करने लायक नहीं, अगर वो बिस्तर पे लेट गई है तो पूरा घर ही उल्टा हो जाता है। मतलब ना बच्चों को कुछ देखभाल होगी, ना घर परिवार की, ना साफ सफाई, कुछ भी नहीं होता है। तो लेडीज़ को भी अपना ख्याल बहुत अच्छे से रखना है ताकि वो आगे अपनी लाइफ को अच्छे से जी सकें। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप अपना काम भी कर सकते हो, मतलब घर के काम के अलावा आप अपनी जॉब, जो भी प्रोफेशन आप कर रहे हो अपने लिए, वो भी आप मेंटेन कर सकते हो, लेकिन अपने प्रिकॉशंस के साथ। और एक प्रिकॉशंस आपको लंबे टाइम तक करना है, जिससे ये जो प्रॉब्लम है वो दोबारा ना हो। और फिर आगे भी ध्यान रखना है कि झटके वगैरह से बचना है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपसे शेयर करती हूँ। मुझे एक सिस्टर ने मैसेज किया था कि दीदी मुझे ना छींकें बहुत आती हैं, छींकें आने से दर्द बढ़ता है क्या? तो जो छींकें हैं ना, वो वाकई पेन बढ़ाती हैं। मैं इसलिए जानती हूँ क्योंकि जिस वक्त सर्दी आती है ना, सर्दियों में तो ठंड लग जाती है ना। और अगर छींकें आ रही हैं, और वो भी छींकें मतलब अपने कंट्रोल में तो होती नहीं है, उससे झटका लगता है बहुत ज़ोर से। और मुझे तो यकीनन मैं बता नहीं सकती हूँ कि किस कदर का पेन एकदम से बढ़ जाता था। तो छींकें जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। उसका सॉल्यूशन बताती हूँ, थोड़ा सा अगर कर पाओ, अगर थोड़ा कंट्रोल हो जाए तो। कि अगर किसी को छींकें आती हैं तो उस वक्त अपने पेट को अंदर की तरफ खींच लो, तो पेट टाइट रहेगा और लूज नहीं रहेगा। मतलब कमर भी टाइट हो जाएगी, पेट की जो मसल्स होते हैं और कमर के, वो दोनों सपोर्ट होते हैं एक दूसरे के लिए, है ना। तो वो उस वक्त थोड़ा टाइट कर लो ताकि आपको कम झटका लगे, वरना आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि ये इतनी छोटी चीज़ है, कौन सोच रहा है कि छींक आने से भी दर्द बढ़ सकता है।
मतलब अच्छा खासा रिलीफ आते आते, और छींके आई और दर्द बढ़ गया, तो उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है जी। तो ये थी जैदी ट्रेंडी फैशन, इनका जो आईडी है, और नाम तो इन्होंने यहाँ पे नहीं बताया है, और मदीहा शायद इनका नाम है। तो इनका आप देख सकते हो जाके, इनके जो इंस्टाग्राम है वहाँ पे फॉलोअर्स भी बहुत सारे हैं, और यूट्यूब पे भी। ठीक है, तो बस अपना ध्यान रखिए, और इंशाल्लाह आगे भी रिलीफ आएगा। जो चीज़ें मैं बताती हूँ छोटी छोटी हैं, लेकिन उसको करने से आपकी लाइफ का जो डेली रूटीन है वो मेंटेन रहेगा। ठीक है, उम्मीद तो यही करती हूँ। तो ये थी, और अब जब जिनका मैं कमेंट आपसे शेयर कर रही हूँ, ये हैं रोजी कौर हैं। तो इनका मैंने पहले भी शेयर किया है। तो उन्होंने क्या लिखा है, पढ़ती हूँ मैं आपके लिए। इन्होंने लिखा है, मैंने आपसे कहा था ना कि मेरे बेटे ने बाइक उठा ली थी। अपने बच्चों के साथ या अपने अड़ोस पड़ोस वालों को भी मना करिए कि ऐसा काम ना करें, है ना। उस वक्त तो लगता है बच्चों में भी बहुत ताकत होती है, तो वो सोचते हैं कि उठा लें, पर बहुत दिक्कत हो सकती है। तो उन्होंने बाइक उठा ली थी जो कि गड्ढे में आ गई थी, उसका टायर पकड़ के बाहर निकाल दिया था नीचे झुक के। तो उससे उनको कमर में दर्द हो गया था, और दवा तो उसने होम्योपैथिक खाई है, लेकिन आपके बताए हुए सारी बातें बताने, उन्होंने दवाई तो होम्योपैथिक खाई है, लेकिन सारी बातें, झुकना नहीं है, वजन नहीं उठाना है, ज़्यादा देर खड़ा नहीं होना है, चुक्कू मुक्कू नहीं बैठना है। चुक्कू मुक्कू मतलब आलथी पालथी शायद, है ना, वो नहीं बैठना है। खड़े तो उसे रहना पड़ता है, लेकिन उससे पहले से काफ़ी आराम है। और बेटा बोल रहा था कि दीदी को बोल देना, दिल से थैंक यू आपका, आप हमेशा खुश रहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप ठीक हैं, आप ठीक रहें, बस यही कोशिश है। जितना प्रिकॉशंस आप कर सकते हो, जितना कर सकते हो उतना करते चलिए। मैं ये मान के चलती हूँ कि हो सकता है कि हर कोई हर चीज़ फॉलो ना कर सके। जैसे उनकी जॉब है, उसमें खड़े रहना है, वो टीचर हैं, उनके बेटे रोज टीचर हैं, तो उनका स्टैंडिंग जॉब हो गया, है ना, तो उसमें थोड़ा बहुत झुकना उकना ही पड़ता है। लेकिन जो मेन जो चीज़ें हैं जो मैं बताती हूँ वो उन्होंने फॉलो की हैं। झुकना नहीं है, नीचे नहीं बैठना, वजन नहीं उठाना, पालथी नहीं मारना है, सीढ़ी नहीं चढ़ना है, तो ये जितना हो सके अवॉइड करना है। और कुछ चीज़ें हैं जो आदमी को करनी ही पड़ती है, तो उसमें बस ये देखिए कि मैं और क्या चीज़ इसमें अपनी प्रोटेक्शन के लिए लेके चल सकता हूँ, ये थोड़ा सा अवॉइड कर सकता हूँ, थोड़ा रेस्ट कर सकता हूँ अगर ऐसा हो जाए, है ना। तो वो करना है, मसाज और सिकाई करनी है। मेडिसिन जिससे भी आपको रिलीफ मिले वो लीजिए। मैं हमेशा बोलती हूँ, किसी को भी ये नहीं है कि आप एक पर्टिकुलर एक चीज़ बोल दिए, नहीं नहीं यही करोगे तो होगा, ऐसा नहीं है। जो प्रिकॉशंस मैंने बताए हैं, जो लाइफस्टाइल बताई है, और मसाज और सिकाई जिस तरीके से बताई, जिस ऑयल से बताई, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, वो उसी तरीके से करना है। और बाकी की चीज़ें, बाकी जो रहती है वो क्या रहती है, मेडिसिन। तो सबसे पहले न्यूरोसर्जन से मिलिए। न्यूरोसर्जन से आप अपनी एमआरआई वगैरह कराइए, डाउट क्लियर करिए कि आपको कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है डिस्क के अलावा, है ना। तो रीढ़ की हड्डी में टीबी भी एक प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से दर्द हो सकता है। दूसरा, ऑस्टियोपोरोसिस जैसी कोई तकलीफ होती है वो भी हो सकता है। तीसरा, कोई उसमें सिस्ट हो सकता है या ट्यूमर हो सकता है, तो उसकी वजह से भी दर्द आ सकता है, क्योंकि वो भी जगह घेरेगा तो वहाँ पे नसें ब्लॉक होती हैं। तो रीज़न बहुत सारे हैं, इसीलिए न्यूरोसर्जन से मिलिए। अपने आसपास, एक किसी ने कमेंट भी पूछा था कि कोई डॉक्टर बताइए अच्छा, तो अच्छा डॉक्टर तो आपको सबसे पहले मैंने तरीका बताया है कि आप न्यूरो को दिखा लें, ठीक है। अगर आपके आसपास प्राइवेट हॉस्पिटल में कोई अच्छे डॉक्टर हैं तो आपको पता होगा, लोग बता ही देते हैं, उनका पता करिए। नहीं तो सरकारी हॉस्पिटल में सर्च करिए, सरकारी हॉस्पिटल में भी चुन के डॉक्टर्स जाते हैं, आपको पता है ना, तो वहाँ पे आपको न्यूरोसर्जन मिल जाएंगे। अगर बड़ा मल्टी जो फैसिलिटी होती है जहाँ पे, वहाँ पे बैठते हैं न्यूरोसर्जन, वहाँ पे आप पता करिए, ठीक है। तो आपको सर्च करना पड़ेगा। अगर आपको एलोपैथी मेडिसिन और प्रिकॉशंस और एक्सरसाइजेज या जो भी आप फिजियोथेरेपी वगैरह करा रहे हो, अगर ये सब करने से रिलीफ आता है तो बहुत बेस्ट है। जबकि आता है, बहुत से लोगों को आ जाता है ना, मैं तो शेयर करती रहती हूँ आप लोगों के साथ। अगर नहीं आता है तो फिर आपने जो प्रिकॉशंस मैं बताती हूँ वो सब चीज़ें करनी है, साथ में आपने मेडिसिन ट्राई करनी है। होम्योपैथी होगी, आयुर्वेदिक हो गई, और यूनानीपैथी मेडिसिन हो गई, ये सब ट्राई करना है, ठीक है।
तो ये सब करके देखना है ना। तो ये थी रोजी कौर, जिनके बेटे को ऊपर वाले का शुक्र है कि उनको रिलीफ है, वरना आपको पता ही है कि जब कमाने वाला ही अगर ठप हो जाए तो बहुत दिक्कत होती है ना। तो ये था इनका कमेंट। दूसरा मैं आप लोगों के साथ जिनका कमेंट शेयर करने वाली हूँ, ये हैं तरन्नुम खानम। ये है तरन्नुम खानम और राजस्थान से हैं। इनको अभी जो इन्होंने मैसेज किया है, इंस्टाग्राम के थ्रू ही बात हुई है मेरी इनसे। इन्होंने बताया है कि अच्छा, इनको कमर में भी तकलीफ थी और इनकी गर्दन में भी तकलीफ थी। तो क्या है कि गर्दन में तो आराम, सॉरी, इनको कमर में आराम आ गया था, इनको झंझनाहट भी थी। फिर इन्होंने बीच में सीढ़ी वगैरह उतरी अपने बच्चे को लेके, शायद ये वही हैं जहाँ तक मुझे याद है। तो इनको प्रॉब्लम बढ़ी, फिर इन्होंने उस चीज़ों को कंट्रोल किया। अभी इनका जो कमेंट आया है, इनको गर्दन में पेन आ गया था फिर बाद में, है ना। जबकि मैं, आप लोग जानते होंगे जो स्टार्टिंग से मेरे साथ हैं, तो मैं बोलती हूँ कि एक तो गर्दन को भी बहुत मत झुकाओ, नहीं झुकाना है। अगर आपको सिर्फ कमर में दर्द है तब भी गर्दन को झुकाने से बचिए, है ना। और तकिया मत लगाइए जब सीधे लेटते हैं, तकिया नहीं लगाना है सिर्फ तब जब सीधे लेटते हैं। जब करवट के बल लेटते हैं तो पतला तकिया आप लगा सकते हो, तो वो आपको गर्दन दर्द से बचाएगा। अगर आप नहीं इस चीज़ को समझ रहे हैं तो फिर कमर वाले बंदे जिनको भी कमर में तकलीफ है, फिर उनको सर्वाइकल की दिक्कत हो जाती है। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये मेरे साथ हुआ था, ठीक है। तो वो चीज़ धीरे धीरे फील होती है और फिर बढ़ जाती है, दिक्कत बढ़ जाती है। शोल्डर पेन आ जाएगा, पहले गर्दन में आएगा, फिर शोल्डर पेन आएगा, फिर हाथ सुन हो जाता है। और यहाँ पे मैं एक और भैया का एक्सपीरियंस भी शेयर करती हूँ। मुझे क्या हुआ था कि जब ये कमर में, ये सॉरी, गर्दन जो है ना वो थरथराने लगी थी ना, जब ये थरथरा रही थी तो उसके बाद शोल्डर पेन आया। शोल्डर पेन आने के बाद ये हाथ में जो है नमनेस आ गई। मतलब ऐसा लगता था जैसे हाथ में जान नहीं है, जान खत्म हो गई है, इससे कुछ उठा नहीं सकती थी, कुछ थी नहीं ताकत, है ना। तो उस वक्त फिर मुझे फेस की तरफ चीज़ें महसूस होने लगी। यहाँ पे जो ये मेरे जबड़ा था ना, ये जबड़ा यहाँ का जो जॉइंट होता है जबड़े का, ये वाला जॉइंट, ये मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे जंक नहीं लग जाता किसी चीज़ में और फिर उसे आप जबरदस्ती वो करते हो, तो इस तरह से मुझे फील होता था। तो मतलब कहने का ये है, आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। जिनको ये दिक्कत हो रही है वो तो इस चीज़ को अच्छे से जानते हैं कि वो क्या था। ये जो जबड़े का जॉइंट था ना, यहाँ से मुझे ऐसे करके लगता था जैसे मैं जबरदस्ती अपने जबड़े को हिला रही हूँ। जैसे हम नॉर्मली खाना खाते हैं ना, वैसा नहीं था, दिक्कत हो रही थी। मसल्स खिंच रहे थे, यहाँ के मसल्स खिंचते थे और ऐसा लगता था हड्डी रगड़ रही है आपस में यहाँ से। फिर उसके बाद मुझे यहाँ पे वैसे जैसे कप कपाता नहीं है, वैसा फील होने लगा था यहाँ पे और आँख के ऊपर। मतलब आप समझ गए हो, मुझे लेफ्ट साइड था ये चीज़। तो ये चीज़ मुझे हो रही थी सर्वाइकल की वजह से। और जब मेरा धीरे धीरे जब मेरा रिपेयर होना स्टार्ट हुआ, जब मेरा ठीक होना स्टार्ट हुआ, तो वो चीज़ें, मतलब उनके लिए मैंने अलग से कुछ नहीं किया है। बस जो सारे प्रिकॉशंस बताती हूँ, मसाज सिकाई, जो भी मैंने किया है लंबर के लिए, जो मेडिसिन ली है वो सब उसी से किए। तो जो अगर आपको लंबर में दिक्कत थी और वो ठीक हो रही है और सर्वाइकल भी है, तो इसका मतलब है कि वो भी ठीक होगा। लेकिन प्रिकॉशंस आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है कि गर्दन में है या शोल्डर में है या हाथ में है या जबड़े में है, फील हो रहा है, तो फिर घबराने की बात नहीं है। बस अपने प्रिकॉशंस पे ध्यान रखिए। एक चीज़ और बताती हूँ, जिनके लिए मैंने कमेंट शेयर किया है, हालांकि ये मेरे इंस्टाग्राम पे पड़ा है, तो उनका ये कहना था कि मैं कभी कभी, उनको काफ़ी ठीक है, वो काफ़ी रिलीफ है उनको कमर में, लेकिन कभी कभी जब वो बाइक चला लेते हैं और लंबी राइड लेते हैं, दूर तक जाते हैं, तो झटके लगते हैं। आप समझ रहे हो कि स्पीड ब्रेकर का जो झटका है ना, वो इतना छोटा मत समझिए उसको, वो बहुत प्रॉब्लम करता है भाई। मुझे तो बहुत प्रॉब्लम होती थी उससे। मतलब यहाँ का ये शोल्डर के पीछे जो जगह है, वहाँ पे भी मुझे धलक महसूस होती थी उसकी। और गर्दन का तो है ही, और कमर में भी बहुत बुरा फील होता है जब झटका लगता है, जब ऊपर से नीचे। तो बहुत ही आराम से करना है, चाहे कोई गड्ढा हो चाहे स्पीड ब्रेकर हो। तो जहाँ पे गड्ढा आ रहा है, गाड़ी पे अगर ट्रैवल कर रहे हैं, तो ठीक होने के बाद भी तो थोड़ा सा आराम से उतारिए। तो जब उन्होंने ये बताया कि ये प्रॉब्लम उनको बाकी चीज़ों में आराम है, लेकिन जो जबड़े वाली दिक्कत है वो अब होनी स्टार्ट हुई है, तो इसका मतलब है कि आप प्रिकॉशंस को सीरियसली नहीं ले रहे हो, तो लेना चाहिए।
और जो आप 2 व्हीलर का जिक्र करते हैं, तो अगर लंबी दूरी तक आपको जाना है तो प्लीज़ आप 2 व्हीलर से जाइए या बाई बस जाइए, उसमें भी ड्राइवर के नज़दीक वाली सीट लीजिए ताकि आपको कम से कम उछाल लगे, क्योंकि बस भी जब जाएगी तो स्पीड ब्रेकर तो उससे भी मिलेंगे ना, लेकिन आपको कम उछाल लगेगा, ठीक है। और साथ में कॉकिक्स कुशन लेके बैठिए या फिर ट्यूब। मैं बताऊं आपको, एक्टिवा की ट्यूब थी ना जो मेरी, जो मुझे डॉक्टर ने बताई थी, तो मैं उसे अपने साथ ले जाती थी, क्योंकि हमारा घर और जो जहाँ पे हम लोग सर्विस के लिए जहाँ पे रह रहे थे, 70 किलोमीटर का एरिया था, वो दूरी 70 किलोमीटर की दूरी थी जिसको तय करना था बाई बस, ठीक है। उसके बाद फिर ऑटो भी यूज़ करना था, मतलब घर पहुँचने के लिए। तो वो जो टाइम था वो 2 घंटे का सफ़र है, ठीक है। 70 किलोमीटर का जो रास्ता है वो, उसमें पहाड़ का एरिया भी आता है, ठीक है। तो वो वहां तक जाने का ना 2 घंटे का टाइम लगता था। अब 2 घंटे तो बहुत हो गए, मैं तो बोलती हूँ 15-20 मिनट भी नहीं बैठना है। तो वो एक्टिवा की ट्यूब जो थी ना, मैं उससे लेके जाती थी और उसमें बैठ के ही सफ़र करती थी, और उसमें भी मुझे पेन आ जाता था, ठीक है, टेल बोन से। अच्छा, ये टेल बोन के लिए था, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो मैं क्या करती थी, बीच बीच में खड़ी हो जाती थी, मतलब लगातार सफ़र नहीं करना है, जब बैठ के नहीं करना है, क्योंकि पेन आ रहा है तो क्या करेंगे, तो थोड़ा सा खड़े हो जाए, चल तो नहीं सकते हैं, पर उससे थोड़ा रिलैक्स हो जाता था। या कभी घुटने को फोल्ड करके घुटने को फोल्ड किया और उसके ऊपर बैठ गई, तो थोड़ा सा पोजीशन मेरी चेंज हो जाती थी, वरना बहुत पेन होता था, है ना। तो ये था। तो तरन्नुम जी का जो मैसेज है वो मैं पढ़ लेती हूँ। उन्होंने लिखा है, मुझे आपकी दवाई, आपकी मतलब जो मैंने ली थी वही वाली दवाई, यूनानी मेडिसिन लेते हुए 1.5 महीना हो गया है और 90% इनको आराम है। गर्दन में भी 90% आराम है। थैंक यू सो मच। तो चलिए तरन्नुम जी, मैं यही कहूँगी कि मेडिसिन आप लीजिए जो भी ले रहे हैं, लेकिन प्रिकॉशंस आपको छोड़ना नहीं है। कृपया ध्यान रखिएगा जो मैंने चीज़ें बताई हैं, और वो मैं बताती रहती हूँ अपनी वीडियोस में, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, दूसरों का भी है, तो उससे थोड़ा सा आइडिया तो हो ही जाता है कि हम लोगों को ये करना है और ये नहीं करना है, जिससे हमें प्रॉब्लम ना बढ़े, है ना। तो ये तरन्नुम जी का था, और 90% रिलीफ बहुत अच्छा है। इसको लेकर चलिए, इसको 100% लाइए और अपने आप को तंदुरुस्त कीजिए, अपने आप को ठीक रखिए, ठीक है जी। तो ये तरन्नुम खानम जी का मैसेज था। एक और मैसेज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये यूनिक मोहित सेमवाल है, नाम तो दिख रहा है इनका, इंस्टाग्राम के थ्रू ही बात हुई थी, और इनकी मदर को काफ़ी प्रॉब्लम थी और काफ़ी टाइम से प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो इन्होंने भी यूनानी मेडिसिन ही ट्राई की है, जो कि मैंने बताई थी कि मैंने की थी, तो और साथ में प्रिकॉशंस लिए हैं, मसाज और सिकाई वो कर रहे हैं, और इनको अभी काफ़ी आराम है। इन्होंने लिखा है कि आपके बताए हुए मेडिसिन से मम्मी को आराम मिला है। तो यहाँ तो ये सिर्फ मेडिसिन कह रहे हैं, पर मैं जानती हूँ कि मेडिसिन तब तक काम नहीं करेगी जब तक आप प्रिकॉशंस नहीं लोगे। सीधी खुली बात है, अगर आप कोई भी मेडिसिन ले रहे हो और आप सोचते हो कि मेडिसिन से आई आप ठीक हो जाओगे, तो ये हर किसी के नसीब में नहीं है। ये चमत्कार बहुत ही कम लोग को ही होता होगा, तो जिसको आराम आ जाए कि मेडिसिन खाई और एकदम ठीक हो गए। लेकिन ये अगर किसी को बहुत लंबे टाइम से प्रॉब्लम थी और कहीं से रिलीफ नहीं आ रहा था, तो फिर बस ये चीज़ का ध्यान रखिए कि बिना प्रिकॉशंस के आपको मेडिसिन कोई भी लो, आराम नहीं करेगी। तो प्रिकॉशंस बहुत ज़रूरी है। और मसाज और सिकाई जो मैं बताती हूँ, तिल का तेल, कश्मीरी लहसुन पका के तेल बना के रखिए, उसकी मसाज नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ हाथ हटा लिए, फिर नीचे से ऊपर ले जाइए, कितनी दूरी पे, जितना लंबर पे दर्द है तो लंबर पे करिए, पूरी रीढ़ की हड्डी पे करने की जरूरत नहीं। ये मसाज और सिकाई, ठीक है। तो जो लिखते हैं वो तो नॉर्मल सी जनरल सी बात लिख देते हैं कि हाँ हाँ दवाई से आराम है, लेकिन दवाई ही काफ़ी नहीं है, दवाई के साथ प्रिकॉशंस भी हैं, मसाज और सिकाई भी हैं। और मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि आप अगर आप करके देख रहे हो कोई चीज़, तो 2 महीने टाइम दीजिए अपने आप को, सब चीज़ें बिल्कुल ईमानदारी से फॉलो करिए और देखिए कि आपको उससे रिलीफ आया कि नहीं आया। अगर आपको रिलीफ आया है और आपने हर बात का ध्यान रखा है, हर चीज़ फॉलो की है, आराम आया है, तो आप फिर कंटिन्यू रखिए। अगर आपको रिलीफ नहीं आ रहा है तो फिर आप मेडिसिन चेंज करेंगे, ठीक है। 2 महीने के बाद प्लीज़ चेंज करके देख लें अगर आपको बेहतर लगता है तो। अगर किसी डॉक्टर ने या किसी ने भी आपको कहा है कि भाई 6 महीने लेना है या जितना भी टाइम डॉक्टर बताते हैं, तो फिर आपको रिलीफ दिख रहा है तो फिर उसे बिल्कुल कंटिन्यू करना है, ठीक है।
तो ये मोहित सेमवाल जी की मदर को भी रिलीफ आया है, बहुत अच्छी बात है। बस अपना ध्यान रखिए आगे की तरफ, आगे मतलब रिलीफ बढ़ना चाहिए, ना कि वो खराब हो। अपने कोई भी काम ऐसे लेके ना बैठें कि आप सोचो कि मैं अभी कपड़े धो लूँ या मैं अभी सारे काम जैसे मैं करती थी वैसे कर लूँ, तो उसमें दिक्कत बढ़ सकती है। ठीक है जी, तो ये थे अभी तक के एक्सपीरियंस जिनको रिलीफ आ रहा है। और बहुत अच्छी बात है, किसी को दर्द में राहत है, किसी को उम्मीद है कि अब वो ठीक हो सकते हैं, और किसी का अपना काम जो ठप हो गया था या रुक गया था उसमें वो अब उसे जारी कर सकते हैं। बहुत खुशी की बात है। मैं तो यही उम्मीद करती हूँ कि सभी लोग स्वस्थ हों, चाहे मेरे साथ जुड़े हुए हों या ना हों, लेकिन सबको राहत मिलनी चाहिए, क्योंकि दर्द तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता, दर्द तो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। और दर्द के साथ साथ वो कंडीशन जिसमें आदमी दूसरों के ऊपर डिपेंड हो जाए, वो तो बिल्कुल भी नहीं, है ना। तो अपना ख्याल रखिए। और अब मैं ले रही हूँ आप लोगों के सवाल जो आप लोगों ने मुझसे रिसेंटली पूछे। तो ये सबसे पहले सागर कोरम जी का है। इन्होंने पूछा है कि दी मेरा L4 L5 S1 दबा है, कमर के बीच में, खड़े होने पर दर्द होता है, दोनों पैरों में खिंचाव है, चलने में दिक्कत होती है, प्लीज दी बताइए। तो सागर, आपको खड़े होने पर दर्द होता है, दोनों पैरों में खिंचाव हो रहा है, तो मुझे तो ये लगता है डिस्क की ही प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले न्यूरोसर्जन से मिलिए, ठीक है। अपनी मेडिसिन स्टार्ट कीजिए, अगर फिजियोथेरेपी डॉक्टर बताते हैं तो वो करिए, एक्सरसाइज जो बताते हैं वो करिए। लेकिन जो प्रिकॉशंस मैंने बताया है कि आगे नहीं झुकना है, नीचे नहीं बैठना है, वजन नहीं उठाना है, पालथी नहीं मारनी है, सीढ़ी नहीं चढ़नी है, ठीक है। इन चीज़ों का पूरा ध्यान रखिए, इनको लिख के रख लीजिए। ये तो नियम है, ये तो करने ही है, ये मतलब अवॉइड करने हैं, ठीक है। और इसके साथ में सिर्फ रुई के गद्दे पर सोना है और डबल बेड या फिर तख्त पे सोना है, ठीक है। चारपाई पे बिल्कुल नहीं, ना तो बैठना है ना सोना है। उसके अलावा जब बिस्तर से उठते हैं लेफ्ट साइड करवट लीजिए, अपने लेफ्ट साइड करवट लेनी है, दोनों हाथों को टिकाइए, हाथों पे जोर डाल के उठना है, ठीक है। वजन आपके हाथों पे जाना चाहिए। फिर आप खड़े हो गए हैं तो एक अच्छी लंबर वाली बेल्ट आती है, उसमें 2 बार टाइट होता है, ठीक है। एक बार टाइट होगा फिर दूसरा टाइट होगा, तो कमर और पेट एकदम से अच्छे टाइटली होल्ड हो जाते हैं और उससे आपकी रीढ़ की हड्डी को सपोर्ट मिलेगा। वो पहन लीजिए खड़े होती। पैरों में पहनने के लिए बड़ी सॉफ्ट सी चप्पल आती है, वो चप्पल जरूर पहने। 15-20 मिनट से ज्यादा लगातार ना खड़े होना है ना बैठना है, लेटना आपके लिए अच्छा है, ठीक है। तो वो आप ध्यान रखिए कि आपको ये करना है। साथ में आपने जो, अगर किसी को सीढ़ी चढ़नी पड़ती है तो मैंने बता रखा है कि बहुत ही आराम से चढ़िए, जैसे एक पैर एक स्टेप पे और फिर अगला उसके बगल में, फिर पहले को पहले आगे बढ़ाइए और रेलिंग का फुल सपोर्ट लेना है। तो ये सीढ़ी चढ़ने का तरीका है। बेहतर है कि आप जितना अवॉइड कर सकें, अवॉइड करेंगे तो आपके लिए उतना ही अच्छा है। अगर आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं जॉब करने काम करने तो इस तरीके से, ठीक है। और इसके अलावा आप इंडियन टॉयलेट अगर यूज़ कर रहे हैं तो ऊंची एड़ी के शूज़ या ऊंची एड़ी की चप्पल रखिए। जेंट्स भी अगर उनको प्रॉब्लम है तो ऊंची एड़ी की चप्पल आती हैं लेडीज़, वो आप टॉयलेट के बाहर रखिए, उनको पहन के जाइए। अगर इंग्लिश टॉयलेट है तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। झुकना बिल्कुल नहीं है तो झुकना बिल्कुल नहीं है, ऐसे हैं तो ऐसे ही रहना है, मतलब अकड़ना नहीं है, लेकिन अपने आप को ऐसे मत झुकाइए, इतने में भी पूरा बॉडी का वजन आगे लटक गया है, तो वो अवॉइड करना है। ब्रश करते वक्त यहाँ पे झुकना पड़ता है इतना थोड़ा बहुत, तो उस वक्त एक हाथ से दीवार का सहारा जरूर लेना है। ध्यान रखिए बेल्ट लगी होनी चाहिए, खड़े होते हैं तो उतनी उतनी देर, और अपना मुंह हाथ धोइए एक हाथ से और उसके बाद अपना लेट जाइए, फिर नाश्ता करिए। बैठने के लिए आप चेयर पे ही बैठें, टेक लगी होनी चाहिए चेयर पे। और अपने पैरों को अगर आपको लटकाने में दिक्कत है तो आप सामने किसी टेबल पे या चेयर पे टिका के बैठ सकते हैं, ठीक है। आपको किसी को लेटने में प्रॉब्लम है, कोई लोग कहते हैं कि हम सीधा नहीं लेट सकते, तो सीधा के बजाय आप करवट के बल लेटिए, दोनों करवट, और पेट के बल भी लेट सकते हैं उल्टा होके, ठीक है। अगर किसी को पैरों के बीच में, जैसे पैर सीधे रखने में दिक्कत है, फोल्ड करके अगर पैरों के बीच में तकिया लगाने से रिलीफ मिलता है तो वो कर सकते हैं। कमर के नीचे तकिया लगाने से आराम मिलता है तो वो कर सकते हैं। करके आपको देखना है, मतलब किसी के लिए पर्टिकुलरली ये चीज़ फिट नहीं है कि बस एक ही चीज़ है वो सबके लिए काम करेगी, ऐसा नहीं है, तो थोड़ा सा चेंज करना है। तो ये सब करना है। और साथ में चावल, आलू, खट्टी चीज़ें, ठंडी चीज़ें,
फ्रिज की चीज़ें, फ्रिज का फ्रिज से निकाले हुए फल और कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब बंद रखिए। बाहर के पैकेट वाले फ्रूट बंद रखिए। मैदा अच्छा नहीं है, पेट से ही सारी तकलीफें हैं, तो पहले पेट को ठीक करना है। तो ये जो चीज़ें हैं ना जिनसे गैस बनती है, एसिडिटी होती है, ये सब बंद करेंगे तो उसमें आपको मिलेगा आराम। और मैदा बंद करना है, ठीक है। नमक, आप सेंधा नमक का इस्तेमाल करिए जो पिंक सॉल्ट होता है। और कृपया, मैं भुगत चुकी हूँ, दुकान से जो बड़े अच्छी पैकेजिंग के साथ पिंक सॉल्ट मिला मुझे, ठीक है, पर जब मैं घर लाई तो वो व्हाइट वाला जो नमक होता है ना, उसमें पिंक कलर कोई मिक्स करके उसे पिंक बना रखा है, तो वो तो नुकसान देगा। तो इसीलिए कोशिश करिए कि साबुत जो पत्थर आता है ना, पत्थर जैसा होता है, रॉक सॉल्ट जिसे बोलते हैं, पत्थर जैसा लाइए, उसे धोइए, उसे सुखाइए और किसी को बोलिए वो उसे कूट के पीस के रखे, वो वाला नमक इस्तेमाल करिए, ठीक है। लाल मिर्च बिल्कुल बंद करिए। लाल मिर्च, आप सोचोगे कि हमने सब कुछ बंद कर रखा है, लेकिन लाल मिर्च आप खा रहे हो तो एसिडिटी और गैस्ट्रिक तो बनती रहेगी, तो लाल मिर्च बंद करिए। ये तब तक के लिए है जब तक आप ठीक नहीं हो जाते हो। और आपने उसकी जगह क्या इस्तेमाल करना है, हरी मिर्च। और हरी मिर्च को भी आप मत खाइए, मतलब उसके चीर कर डाल लो सब्जी में, या फिर छोटे छोटे काट के डालोगे तो अपनी सब्जी से अलग कर लो। बेहतर है कि आप अवॉइड करो, बाकी आपकी इच्छा है, आपको अच्छा लगता है तो ये चीज़ें आपने करनी है और रिलीफ मिलेगा जरूर। आपने तेल बनाना है जो मैंने बता रखा है, वो तेल की मसाज जैसे भी बताई है वीडियो में, अगर आप देख चुके हो तो वो मसाज और सिकाई दिन में कोई 3 बार करिए अगर आपको टाइम मिलता है तो, वरना 2 बार तो बिल्कुल करनी ही करनी है, ठीक है। 15-20 मिनट की मसाज और 20-25 मिनट सिकाई एक टाइम में आपको ये करना है। तो फिर मुझे बताइएगा, और कुछ रह जाए तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करिए, मेरी आईडी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। इसके बाद जो मैसेज है ये है शबनम खान का है। इन्होंने लिखा है, आप मैम जो आपके हुआ था वो मेरे को हो गया है और दवाई चल रही है। डॉक्टर ने 4 महीना दवाई करने को बोला है। दवाई बहुत महंगी है। इसका तो मैं महंगी का सॉल्यूशन तो नहीं बता सकती हूँ, पर अभी महंगा और सस्ता मत देखिए। मैं यही कहूँगी कि आपको अगर रिलीफ है दवाइयों से, और आप जो मैंने प्रिकॉशंस और मसाज सिकाई बताए हैं वो तो ज़रूर इंक्लूड करना है आपने, ठीक है। और अगर आपको रिलीफ है तो आप पूरे 4 महीने जो उन्होंने बोला है वो कोर्स करके देखिए। अगर आपको रिलीफ मिलेगा तो ठीक, नहीं मिलेगा तो फिर आप दूसरे मेडिसिन आप ज़रूर ट्राई करें, ठीक है जी। अगला सवाल ये एक है, ये फिज़ा खान का है। इन्होंने कहा, मेरी अम्मी को कमर से लेकर पैर तक बहुत जलन होती है और उनको दर्द बहुत कम होता है, और क्या आपकी भी कमर में जलन होती थी, प्लीज़ बताइए। देखिए, मुझे जलन नहीं हुई है, ऊपर वाले का शुक्र है। मैं नहीं जानती जलन वाली क्या क्या होता होगा, जलन, दर्द की जगह जलन होना। लेकिन बहुत सारे पेशेंट हैं जिनमें से कुछ लोगों का जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करके जाते हैं, उन्होंने बताया है कि उनको जलन थी, ठीक है। तो किसी को तो हाथ में थी बर्निंग, हाथ में जलन थी, तो किसी को पैर में थी, किसी को कमर में थी, पर वो ठीक होती है जैसे जैसे आपकी डिस्क रिपेयर होती है, आप ब्लड का फ्लो अच्छा हो जाता है तो वो ठीक होती है। तो जो भी जिस भी चीज़ से आपको रिलीफ मिले आपकी मदर को, वो जरूर करके देखिए। मेन चीज़ है कि डिस्क अपनी सेट होनी चाहिए, तो फिर सारी प्रॉब्लम ही दूर हो जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा तो जबड़ा भी ऐसे कट कट की आवाज़ आती थी जब रोटी खाते हुए भी, मतलब वो लगता था कि हड्डियां टकरा रही है ना, घिस रही है। तो जो चीज़ें जब ठीक होनी स्टार्ट हुई तो वो सारी ही चीज़ें ठीक हुई हैं, कुछ एक नहीं हुआ। तो बस यही उम्मीद करती हूँ कि आप वो सब चीज़ें करें और रिलीफ आपको ज़रूर मिले, ठीक है जी। मुझे ये जलन नहीं थी, लेकिन बहुत से पेशेंट को जिनको L4 L5 की डिस्क की तकलीफ है और उनको जलन है, ठीक है। अगला सवाल ये मंजू सोनी का है और इन्होंने पूछा है कि मैम मुझे स्लिप डिस्क हुआ है और पैर में एक झंझनाहट होती है, मतलब नसों में दर्द होता है पूरे पैर में, और सूजन भी आई हुई है, क्या करें। देखिए, अगर आपने न्यूरो को नहीं दिखाया सबसे पहले तो वहां जाना है आपने, ठीक है। प्रिकॉशंस मैं ऑलरेडी आपसे पहले जिनको बताया है मैंने, आपके लिए भी वही प्रिकॉशंस हैं, सब वही फॉलो करने हैं। आप देख लीजिए, अच्छे से लिख लीजिए, आपने वो प्रिकॉशंस लेने हैं। और एक ऑयल आप बना लीजिए, मसाज और सिकाई उससे स्टार्ट करिए। आप मेडिसिन आप जो भी लेते आए हैं वो जरूर करना है। बिना प्रिकॉशंस के झंझनाहट में रिलीफ नहीं आएगा। अगर आप सोच रहे हो कि दर्द चला भी जाए बाई चांस, और झंझनाहट नहीं जाएगी अगर आप प्रिकॉशंस नहीं ले रहे हो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मुझे बोलते हैं
कि दीदी झंझनाहट बहुत है, लेकिन वॉक करने में कोई दिक्कत नहीं है। वॉक करने में दिक्कत नहीं है, लेकिन आप और थोड़ा वॉक नहीं कर रहे हैं, 3-5 किलोमीटर बोल रहे हैं हम वॉक कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर दिक्कत तो आपका अपर बॉडी का वजन तो डिस्क पे बढ़ रहा है ना, तो वो दिक्कत तो वहाँ जूं की तो ही रहेगी फिर। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिए, एहतियात रखिए। और जहाँ तक सूजन की बात है, जो मैंने अपना बताती हूँ मैं, जो मैंने यूज़ किया था वो आंबा हल्दी मैदा लकड़ी चोट सज्जी, ये 3 चीज़ों का मिक्स करके पीस के इसका लेप बनाना है। लेप बना के बनाने का तरीका और लगाने का तरीका मैंने वीडियो में बता रखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रात को सोते हुए उस लेप का इस्तेमाल करिए। जिस वक्त आप बिल्कुल फ्रेश फ्रेश होकर लेट जाओ बिस्तर पे, आपने उठना नहीं है। कम से कम 2-3 घंटे आपको सीधे अगर लेट सकते हो तो सीधे, वरना जिस भी करवट से आप लेट सकते हो वो आपने लेप लगाना है। तो उसमें सूजन में आपको उसमें रिलीफ आएगा। और जब तक सूजन नहीं जाती है ना, यकीन मानिए कि फिर बाकी चीज़ें आपकी ज्यों की त्यों ही है ना। तो इसलिए आप वो सूजन के लिए लेप आप इस्तेमाल करके देखिए। घर पे ही बना सकते हो आप, पंसाल की यहाँ वो दुकान चीज़ें मिल जाएंगी। वीडियो में बता रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। वो करके देखिए सूजन के लिए। बाकी चीज़ें आपको एज इट इज़ करनी है जो मैंने बताई है। मेडिसिन, जिस भी मेडिसिन से आपको रिलीफ मिले वो आपने साथ में लेनी है। कनक आर्या जी पूछ रहे हैं कि शाटिका में ठंडे पानी से नहाएं या गर्म पानी से। देखिए, चाहे शाटिका हो, चाहे कमर दर्द हो, चाहे सर्वाइकल हो, शोल्डर पेन हो, मेरा मानना यह है कि शरीर में जितनी ठंडक मिलेगी, ठंडक रहेगी, तो नसें जो हैं सिकुड़ जाती हैं, तो ब्लड का फ्लो कम होगा तो प्रॉब्लम बढ़ेगी। तो बेहतर है कि आप, अच्छा अब गर्मियाँ तो है नहीं, अब तो सर्दी का सीजन आने वाला है, तो इस वक्त तो आप गर्म पानी से नहाइए, बेस्ट है ना। लेकिन जब आप गर्मियों के सीजन में, अगर गर्मियां हैं तो क्या करना है, जैसे कहीं कहीं पे तो गर्मी है, तो वहां पे क्या करना है, जो नॉर्मल टेम्परेचर का पानी होता है ना, जैसे टैंक भरा हुआ है, ठीक है, टैंक अपने आप ही गर्म सा हो जाता है हल्का सा, तो मेरा मानना यह है कि वो ना भी गर्म हो तब भी आप अगर ठंडा पानी नहीं, जैसे एकदम से सबर सेविल चलाया और एकदम ठंडा पानी आता है उसमें, है ना, उससे तो बिल्कुल नहीं नहाना है। तो एक नॉर्मल टेम्परेचर का पानी इस्तेमाल कर सकते हो अगर बहुत गर्मियाँ हैं तो, अदरवाइज निवाय पानी से नहाइए, ठीक है। राजीव कुमार जी ने पूछा है कि मेरा भी L5S1 में प्रॉब्लम है, कोई अच्छा डॉक्टर बताएं। ये थे वो जिन्होंने पूछा था कि कोई अच्छा डॉक्टर बताएं। तो सभी डॉक्टर अच्छे हैं, बस अपने आप को दवाई लगनी चाहिए, हमारे शरीर को दवाई लगनी चाहिए। बस आपने न्यूरो सर्जन को ढूंढिए अपने आसपास, पहले वहाँ से शुरुआत करिए, अपने प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए। जो भी प्रिकॉशंस मैंने बताए हैं वो सारे करने हैं, वो लाइफस्टाइल सारी करनी है। आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा तो आपको उसे कंटिन्यू करना ही करना है, ठीक है। आप मसाज और सिकाई करिए, जो भी आपको अवेलेबल हो। अगर फिजियोथेरेपी आप करा सकते हैं तो वो कराइए, और मेडिसिन आपको जिससे भी रिलीफ आए वो यूज़ करके देखना है। ऐसे कोई पर्टिकुलरली किसी के बारे में कह दे कि वो बढ़िया, ये बढ़िया, वो बढ़िया, ऐसा नहीं होता है। दूरी का भी इफेक्ट पड़ता है। अगर मैं ही आपको कोई बताने लग जाऊं, तो आप अगर कहीं इतनी दूर बसे हुए हो, मान लो केरल में हो या फिर अगरतला में हो, तो क्या आप इतनी दूर आओगे, इतना लंबा ट्रैवल, ये तो आपको जो आराम था भी उससे भी चले जाएगा, है ना। तो नहीं, ऐसा नहीं करना, अपने नज़दीक सर्च करिए और मेडिसिन प्रिकॉशन जो मैंने बताए हैं वो सब करके देखिए, जिस भी मेडिसिन से रिलीफ मिले वो लेंगे। दीपिका भारद्वाज, इन्होंने पूछा है कि मुझे भी स्लिप डिस्क है, सर्वाइकल भी है, मेरा आर्म, हैंड और वेस्ट के नीचे फीट तक सुनपन रहता है, बहुत प्रॉब्लम है। हाँ जी, मैं मान के चल रही हूँ कि जैसे आपने कहा है कि सर्वाइकल भी है आपको और डिस्क की तकलीफ तो है ही, और आपने कहा है हाथ और वेस्ट और नीचे पैर तक आपके सुनपन रहता है, तो ये दिक्कत वाली प्रॉब्लम है। दीपिका जी, जो मैंने बताया है अगर आप वो करके देख चुके हैं और तब भी आपको रिलीफ नहीं है, तो फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करिए, और अगर आपने नहीं किया है तो आप एक बार करके देख लें, ठीक है। जो जो मैंने बताया है कि मैंने क्या किया है वो करके देख सकते हैं आप, और किसी यूनानी डॉक्टर या यूनानी हकीम से कंसल्ट करके भी मेडिसिन ले सकते हो आप, और अगर आप यूनानी ही ट्राई करना चाहते हो। पर जो प्रिकॉशंस मैंने बताए हैं या लाइफस्टाइल बताई हैं वो उनको एज इट इज़ करना है, ठीक है। और मसाज और सिकाई बिल्कुल करनी ही करनी है। फिर भी कुछ अगर आपको ना लगे कि मुझे नहीं समझ आ रहा है, तो फिर मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करिए, मैं आपसे बात कर लूँगी, ओके।
मेरी आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। कुछ लोग आईडी बोलते हैं कि दीदी हमको आईडी नहीं मिल रही है तुम्हारी। तो आईडी का जो ना स्पेलिंग है वो एक तो बिल्कुल बीच में गैप नहीं होता है, फिरोज खान शबाना लिखा है उसमें, और स्मॉल एबीसीडी छोटी एबीसीडी में लिखा है फिरोज खान शबाना। तो वो आप लिखोगे एज इट इज़ तभी आएगी वो। और अक्सर मैं स्टोरी अपलोड करती हूँ तो मेरी उसमें आईडी में स्टोरी मिल जाएगी, तो भी आप पहचान सकते हो जिनको नहीं मिलती है। ठीक है, ये स्वरा चौहान है, इन्होंने कहा है मेरी कमर की गद्दी फट गई है इसलिए नस दब गई है, ठीक होगा? तो मेरे हिसाब से आपको अभी तक आपका आंसर मिल गया होगा कि ठीक तो होगा, लेकिन आपको थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी अपने लिए, अपने ऊपर। और मेहनत ऐसा नहीं कि आपने कुछ ऐसा करना है कि बस मेहनत, मतलब आपको अपने ऊपर मेहनत करनी है, उसके लिए रेस्ट करना है, तरीके अपनाने हैं अपनी ज़िंदगी जीने के, जो चेंज करने हैं, जो कि अभी तक करते आ रहे थे वो सब बदलने हैं, और प्रॉपर मेडिसिन जिससे भी रिलीफ मिले, और प्रिकॉशंस और मसाज सिकाई करनी है। तो आपको ज़रूर आराम दिखेगा, आराम दिखेगा तो उसे कंटिन्यू रखिएगा। ठीक है, बहुत ज़रूरी है कि आपको अपना प्रिकॉशंस मेंटेन करना है, अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन करनी है। किसी के लिए भी झुकना नहीं है, किसी काम के लिए भी। लड़कियां या लेडीज ये बोलती हैं हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, हमारा काम कौन करेगा? तो कौन करेगा? अगर आप लेट जाओगे तब कौन करेगा? तब तो आपको भी खिलाना पड़ेगा, पिलाना पड़ेगा लेटे लेटे, है ना? तो ऐसा नहीं करना है, अपने ऊपर, अपनी तंदुरुस्ती के लिए अपने ऊपर काम करना है। और आज का सबसे आखिरी सवाल है ये अभय मेश्राम जी का है। इन्होंने लिखा है मैम मैंने भी 8 दिन से मेडिसिन स्टार्ट कर दी है, लेकिन राइट लेग में झुंझुनाहट अभी भी आती है। अभी भी आती है मतलब दर्द में आराम आ गया है आपको। और मेडिसिन आपने जो भी स्टार्ट किया है, मुझे नहीं पता आपने कौन सी स्टार्ट की है, पर अगर आपको दर्द में उससे रिलीफ है और झुंझुनाहट बाकी है तो फिर मैं यही कहूँगी कि प्रिकॉशंस बिल्कुल करके चलिए, प्रिकॉशंस मत छोड़िए, उनको नज़रअंदाज नहीं करना है कि नहीं नहीं मैं झुक जाता हूँ कोई नहीं, कुछ नहीं होगा, लेकिन वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो अगर दर्द में रिलीफ है, जिस भी चीज़ से आप कर रहे हो, जो भी जिस चीज़ से भी आपको दर्द में रिलीफ है, तो फिर प्रिकॉशंस मसाज सिकाई भी कंटिन्यू साथ में कीजिए, ताकि आपका झुंझुनाहट भी चला जाए, है ना? तो ये सब चीज़ें आपने ध्यान रखनी है, जो मैं वीडियोस में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, लाइफस्टाइल भी, प्रिकॉशंस भी, सब कुछ। अच्छा, कुछ लोगों का सवाल होता है कौन सी मेडिसिन ली है, जो लोग नहीं जानते, मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, जो मैंने ली थी, वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे, और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कर देना और शेयर करना उन लोगों तक जिनको इसकी ज़रूरत है, जिनको भी ये लगता है कि हम ठीक नहीं हो सकते। ठीक है, उन तक इसे शेयर कर देना। और अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। और अगर बाय चांस आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ वहाँ भी कर लो, क्योंकि ऐसा कभी भी हो सकता है कि ये यूट्यूब है, यहाँ पे चैनल ही हैक हो जाते हैं, तो अगर कोई मुझसे कनेक्ट करना चाहे तो फिर कैसे करेगा? तो इसलिए मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ओके जी, तो अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, सबको दुआओं में याद रखिए, मुझे भी अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।